Students, we will discuss about the important news. First news is regarding the कप सिरप के इंसिडेंट के पर्सपेक्टिव से है। मध्य प्रदेश के वहाँ पे कप सिरप को कंज्यूम करने की वजह से चिल्ड्रंस का जो डेथ है वो हुआ था। उसके लेटर फेज के अंदर में मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने एसआईटी को कॉन्स्टिट्यूट किया। एसआईटी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट किया गया। फार्मा कंपनी के जो ओनर हैं उनको अरेस्ट है वो किया गया है तमिलनाडु के वहाँ पे, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो तमिलनाडु बेस्ड कंपनी है। स्टूडेंट्स, इसी इंसिडेंट से रिलेटेड 2-3 न्यूज़ हैं, वो भी आज के न्यूज़पेपर के अंदर इंक्लूड हैं। एक जो न्यूज़ है वो सीडीएस-सीओ के रिगार्डिंग में है कि जो हमारा सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनको नोटिफाई किया गया है कि जॉइंट वे के अंदर में सभी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हैं कफ सिरप के पर्सपेक्टिव से उनका जॉइंट ऑडिट है वो किया जाएगा। सेंट्रल एजेंसी भी है उसका पार्ट रहेंगी, स्टेट का जो एजेंसी है वो भी इसका पार्ट है वो रहेंगे। सेकंड जो न्यूज़ है वो सुप्रीम कोर्ट के पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पीआईएल है उसको एडमिट किया है, आने वाले समय के अंदर उसका हियरिंग है वो किया जाएगा। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है, हमारे कप सिरप मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उसी के इस इंसिडेंट से रिलेटेड। थर्ड आप देखिए कि जो न्यूज़ है वो डब्ल्यूएचओ के पर्सपेक्टिव से है। डब्ल्यूएचओ का जो न्यूज़ है वो उसको हमने कल भी रीड किया था। डब्ल्यूएचओ ने क्लेरिफिकेशन मांगा है सीडीएस सीओ से, क्या जो इन जो कप सिरप्स हैं उनको बाहर किसी कंट्री को तो नहीं सेंड किया गया, क्योंकि अर्लियर फेज में 2023 के समय इंडियन बेस्ड जो मैन्युफैक्चरिंग कप सिरप हैं उसके कुछ इंसिडेंट्स सामने आए थे। और उसके बाद में आप देखिए कि जो मैंडेटरी गाइडलाइंस हैं उनको एग्जिस्टेंस में लाया गया कि एक्सपोर्ट होने वाली जो कप सिरप हैं उनके ऊपर कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं या कुछ एक्स्ट्रा ऑडिट है वो कैरी आउट किया जाएगा। तो बोथ न्यूज़ को यहाँ पे हम रीड करते हैं। फर्स्ट हम रीड करेंगे सीडीएस सीओ के पर्सपेक्टिव से। सीडीएस सीओ क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड एंड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन है। 1940 के समय एक एक्ट हुआ करता था, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का। एक्ट आपको पता होना चाहिए, काफ़ी बार यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर के अंदर भी आप देखिए एक्ट है उसको मेंशन करता है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है 1940 का। आपने फूड एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में रीड किया होगा, एफएसएसआई के बारे में। एफएसएसआई के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, यूपीएससी ने इसी तरीके से पूछा था, उसके एक्ट के बारे में ऑप्शन स्टेटमेंट के अंदर मेंशन है वो कर दिया गया था। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 के समय ये सेटअप हुआ। नेशनल रेगुलेटरी बॉडी के रूप से फंक्शन करता है ड्रग के सेक्टर के अंदर में रेगुलेशन को कैरी आउट करने के रिगार्डिंग में। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे सीडीएस सीओ के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट्स को कहा गया है। अब आप देखिए कि क्या जो ड्रग मैन्युफैक्चरिंग का जो एरिया है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आया करता है या स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आया करता है। तो बेसिकली आपको सब्जेक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए कि जो ड्रग एंड पॉइजन का जो सब्जेक्ट है, ड्रग एंड पॉइजन का जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली कंकरेंट लिस्ट के अंदर में है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी यहाँ पे लॉ का फ्रेमिंग कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी यहाँ पे लॉ का फ्रेमिंग है वो कर सकता है। इसी वजह से सीडीएस सीओ के द्वारा स्टेट का जो एजेंसीज है उनको कहा गया कि आने वाले समय के अंदर में जो जॉइंट ऑडिट है वो किया जाएगा। जॉइंट ऑडिट के थ्रू आप देखिए कि बेसिकली यहाँ पे मोर इंस्पेक्शन किया जा सके, मोर रेगुलेशन है वो एग्जिस्टेंस में लाया जा सके, जिससे किसी भी तरीके का अनएथिकल प्रैक्टिस है वो एग्जिस्टेंस में ना आए। जैसे यहाँ पे डाईइथाइलिन जो ग्लाइकोल है जो कि एक इंडस्ट्रियल सोलवेंट है उसको यूज किया गया ड्रग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये तो हमने आप देखिए कि सी डी एस सी ओ जॉइंट ऑडिट उसके बारे में हमने यहाँ पे रीड किया। डब्ल्यूएचओ ने भी एक क्लेरिफिकेशन है वो मांगा है, क्या ऐसी जो ड्रग्स हैं जिनको कि ऑडिट नहीं किया गया या उनका प्रॉपर इंस्पेक्शन नहीं हुआ, क्या उसको अदर कंट्रीज को भी एक्सपोर्ट हुआ है इंडिया के यहाँ से। तो सीडीएससीओ ने इन्फॉर्म किया है डब्ल्यूएचओ को कि आप देखिए कि जो 3 कप सिरप्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लिया गया है जिसके अंदर में डाईइथाइलिन जो ग्लाइकोल है उसका मिसयूज है वो किया गया है। ये जो कप सिरप का जो कंपनीज हैं, वैसे आपको भी पता होना चाहिए जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग में कि कहीं आप तो उन कप सिरप्स को कंज्यूम है वो नहीं करते हो अपना जो कफ है या और कोई कोल्ड का सिचुएशन है उसको क्योर करने के रिगार्डिंग। आप न्यूज़पेपर के अंदर में रीड करना, उन नेम्स हैं वो मेंशन है उसके पर्सपेक्टिव से।
तो CDSCO ने कहा है कि हमने आइडेंटिफाई है वो कर लिया गया है। एक्सपोर्ट के रिगार्डिंग में एक जो एडिशनल जो गाइडलाइन है जो 2023 के समय एग्जिस्टेंस में आया था, 2023 के समय ऐसा क्या हुआ था कि एडिशनल गाइडलाइन है उसको लाया गया। अब देखिए कि गैम्बिया के वहाँ पे, गैम्बिया नाम का एक कंट्री है, कहाँ पे है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में। गैम्बिया के अलावा आप देखिए उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान जो सेंट्रल पार्ट ऑफ सेंट्रल एशियन कंट्री है, उज्बेकिस्तान है। तो कोमरून नाम का जो कंट्रीज है, कैमरून नाम का जो कंट्री है, कैमरून का लोकेशन अगर आपको नहीं पता है तो ज़रूर से देखना कहाँ पे ये सिचुएटेड है, या क्या ये कोई आइलैंड कंट्री है, या ये गल्फ ऑफ गिनिया के पास में सिचुएटेड है। तो स्टूडेंट्स, इन कंट्रीज के अंदर में इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो ड्रग है उसकी वजह से कुछ इंसिडेंट हुए थे। तो एक्सपोर्ट होने वाले जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनको एडिशनल वे के अंदर में गवर्नमेंट का जो मैंडेटरी लेबोरेटरी है वहाँ पे टेस्टिंग है वो किया जाता है। और अभी WHO के द्वारा किसी भी तरीके से जो ग्लोबल मेडिकल प्रोडक्ट है उसके रिगार्डिंग में अलर्ट है उसको नहीं इश्यू किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की पर्सपेक्टिव से है। सुप्रीम कोर्ट में CGI ने एग्री किया है कि आने वाले समय के अंदर जो इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन का डिमांड है जुडिशियल कमीशन के थ्रू इस कप सिरप के इंसिडेंट के अंदर में, उसको आप देखिए कुछ हियरिंग प्रोसेस को कैरी आउट है वो किया जाए। तो आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है कि ये PIL का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है। काफ़ी बार हम देखते हैं कि अगर आप उस केस से रिलेटेड कोई पार्टी नहीं हो तो क्या आप केस को इस तरीके से फाइल कर सकते हो। तो PIL का कॉन्सेप्ट बेसिकली यही है। अदर कंट्रीज के अंदर भी ये प्रोसेस है वो एग्जिस्ट करता है, बट हमारे नेशन के अंदर में टू इम्पोर्टेंट जजेज हैं। एक पर्सन का नाम है जस्टिस PN भगवती, जस्टिस PN भगवती। एक दो अदर जज हैं वो हैं जस्टिस VR कृष्णा अय्यर, VR कृष्णा अय्यर। इनके द्वारा फर्स्ट टाइम जो PIL का कॉन्सेप्ट है उसको एडमिट किया गया कि यहाँ पे अगर आप पार्टी भी नहीं हो किसी केस के अंदर में तो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए आप यहाँ पे पेटिशन है उसको फाइल कर सकते हो। क्या हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रोविजन के अंदर में या किसी एक्ट के अंदर में PIL के बारे में डिफाइन किया गया है। तो आप देखिए कि किसी भी तरीके का जो एक्ट है, किसी भी तरीके का एक्ट इसको नहीं मेंशन करता है, कोई स्टैट्यूट है वो भी इसको नहीं मेंशन करता है। ये जो प्रोसेस यहाँ पे इंडिया के अंदर एग्जिस्टेंस में आया वो जुडिशियल एक्टिविज्म का वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट है। जुडिशियल एक्टिविज्म की वजह से आप देखिए किस तरीके से एग्जिस्टेंस में आ सका। तो ये बेसिकली आप देखिए कि कप सिरप के इंसिडेंट के बारे में हमने रीड किया। ड्रग एंड पॉइजन आपको पता होना चाहिए कि कनकरेंट लिस्ट का वो पार्ट है कि सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट बोथ वहाँ पे लॉ का फ्रेमिंग है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया और UK के पर्सपेक्टिव से हैं। यूनाइटेड किंगडम के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। अब UK के लीडर यहाँ पे आए हैं तो आप देखिए कि हमारा जो जून जुलाई के मंथ के समय हमने कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया था UK के साथ में। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट था। बोथ कंट्रीज का जो रिलायबिलिटी है वो यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट पार्टनर के रूप से इमर्ज हों। अनसर्टेन का जो सिचुएशन है जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से, तो अब यहाँ पे जो फर्दर जो कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक ट्रेड एग्रीमेंट है उसको स्ट्रेंथन है वो किया गया है। डिफेंस एंड ट्रेड पार्टनरशिप के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट है वो बोथ कंट्रीज ने यहाँ पे साइन है वो किए हैं। तो फर्स्ट जो एग्रीमेंट साइन किया गया है वो मिसाइल के पर्सपेक्टिव से है। इंडिया मिसाइल है उसको बाई करेगा जो कि यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग है वो हुआ करती। तो 350 मिलियन पाउंड का एक कॉन्ट्रैक्ट है वो किया गया है। 350 मिलियन पाउंड का एक कॉन्ट्रैक्ट है वो किया गया है यूनाइटेड किंगडम के वहाँ पे, स्पेशली नॉर्दर्न आयरलैंड के अंदर में मिसाइल्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। तो आप देखिए कि इस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में जो यूनाइटेड किंगडम है वो बेसिकली लाइट वेट मल्टी रोल जो मिसाइल हैं, लाइट वेट मल्टी रोल जो मिसाइल हैं वो सप्लाई करेगा इंडिया को। अब आप देखिए कि ये जो मिसाइल है प्रेजेंट समय में यूक्रेन को सप्लाई की जाती है यूनाइटेड किंगडम के द्वारा। तो हमारे यहाँ पे जो डिफेंस के रिगार्डिंग में कोऑपरेशन को ये बूस्ट करेगा। डिफेंस सेक्टर के अंदर में एक और यहाँ पे एग्रीमेंट साइन हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक पावर इंजन्स हैं नेवल के रिगार्डिंग में, नेवल शिप्स के रिगार्डिंग में वो भी सप्लाई हैं वो किए जाएंगे यूनाइटेड किंगडम के द्वारा।
आप देखिए कि नेवल शिप्स के जो इलेक्ट्रिकल इंजन्स हैं वो यहाँ पे सप्लाई हैं वो रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंडिया यहाँ पे क्या बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेगा। एक तो आप देखिए कि प्रोडक्ट है उसको बाई करेगा। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया कि इंडियन जो कंपनीज हैं वो इन्वेस्ट करेंगी यूनाइटेड किंगडम के अंदर में 15,430, आप 15,000 के रूप से याद रख सकते हो। 15,000 करोड़ रुपए हैं उसका इन्वेस्टमेंट है वो यूके के वहाँ पे होगा। क्या यूके का जो कंपनी है वो इंडिया के अंदर इन्वेस्ट करेंगी, क्या ऐसा भी कोई एग्रीमेंट हुआ है? इस तरीके का अभी प्रेजेंट समय में एग्रीमेंट है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। बाइलेटरल ट्रेड जो प्रेजेंट समय में 56 बिलियन डॉलर का है। प्रेजेंट समय में हमारा बाइलेटरल ट्रेड कितना है? 56 बिलियन डॉलर का है। तो 56 बिलियन डॉलर के इस ट्रेड को बूस्ट करना है हमें 2030 तक, डबल करना है हमें इंडिया और यूके के बाइलेटरल ट्रेड को। और भी काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में यहाँ पे डिस्कशन हुआ है, जिसमें एक एरिया है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से। ब्रिटिश जो यूनिवर्सिटी हैं इंडिया के अंदर में अपना कैंपस है उसको ओपन करेंगे कि फॉरेन यूनिवर्सिटीज इंडिया के अंदर में आ सकें। हमारा जो हायर एजुकेशन का सेक्टर है उसके अंदर में मोर कोऑपरेशन हो सके, मोर यहाँ पे जो अदर कंट्रीज का जो एजुकेशन प्रोसेस है वो हमारे यहाँ पे भी एग्जिस्टेंस में आ सके। इसके अलावा आप देखिए कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस करते हुए न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी मेंशन किया गया कि न्यूक्लियर सेक्टर है उसको हम ओपन कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर के रिगार्डिंग में। तो जो ग्लोबल जो कंपनीज है वो आके हमारे यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं न्यूक्लियर सेक्टर के रिगार्डिंग में आने वाले समय के अंदर। इसके अलावा अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ तो ये तो बेसिकली एग्रीमेंट्स यहाँ पे साइन हुए। इसके अलावा आप देखिए कि जो ग्लोबल जो पर्सपेक्टिव है उसके रिगार्डिंग में भी डिस्कशन है वो किया गया। ग्लोबल पर्सपेक्टिव से भी डिस्कशन किया गया। इजराइल पैलेस्टाइन का जो कन्फ्लिक्ट है अगर इसको पीसफुली वे के अंदर में रिजोल्व करना है तो टू स्टेट सॉल्यूशन है वो ही यहाँ पे का पार्ट है। और यूएस के द्वारा जिस प्रपोजल प्लान को लाया गया उसको भी यहाँ पे एंडोर्स किया है बोथ कंट्रीज ने। यूएस के लीडर के साथ में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने टेलीफोनिक डिस्कशन को भी कैरी आउट किया है कि जिस तरीके से इजराइल हमास का जो कन्फ्लिक्ट है उसको रिजोल्व करने के रिगार्डिंग में जो सीज फायर डील है, जो फर्स्ट फेज ऑफ सीज फायर डील है वो एग्जिस्टेंस में आया, जिसमें आप देखिए कि जो होस्टेज हैं उनको रिलीज है वो किया जाएगा। तो यहाँ पे उस इजराइल और हमास का जो डील है उसके बारे में मेंशन है। डील के अंदर में अभी आप देखिए कि जो फर्स्ट पेज है उसके लिए हमास भी एग्री हुआ है, इजराइल भी यहाँ पे एग्री हुआ है। फर्स्ट पेज के अंदर में क्या किया जाएगा कि जो होस्टेज पर्सनस हैं, जिन पर्सनस को होस्टेज बना लिया गया था हमास के द्वारा 7 अक्टूबर को जब अटैक किया था इजराइल के टेरिटरी के अंदर में, और आप देखिए कि जो इजराइल के पास में भी जो पैलेस्टीनियन पर्सनस का प्रेजेंस है तो उनको यहाँ पे रिलीज है वो किया जाएगा। सभी जो पार्टीज हैं इस एग्रीमेंट का उन्होंने इस फर्स्ट फेज को साइन है वो किया है। सेकंड जो फेज है जिसके अंदर में आप देखिए कि हमास को अपने जो वेपन्स हैं उनको सरेंडर करना है वो आने वाले समय के अंदर में उसका डिस्कशन होगा। आने वाले समय के अंदर में देखते हैं वो एग्जिस्टेंस में आता है या नहीं आता है। तो सेकंड फेज के बारे में भी एग्रीमेंट नहीं हुआ है, फर्स्ट फेज के बारे में ही यहाँ पे एग्रीमेंट हुआ है जिसमें होस्टेज रिलीज का मेंशन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स एसआईआर के ड्राइव के बारे में है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर में अभी केस है वो चल रहा है। अभी जो आप देखिए कि लिस्ट आया है जिसके अंदर में काफ़ी सारे ऐसे वोटर्स हैं जिसमें 3.66 लाख के आसपास पीपल हैं जिनका ड्राफ्ट के अंदर नेम है वो नहीं है। तो उन लोगों को जो अपील फाइल करना है कि उनका नेम है वो क्यों नहीं है, उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने जो लीगल अथॉरिटी हुआ करती हैं किसी भी स्टेट के अंदर में, लीगल वर्कर जो वॉलंटरी बेसिस पे हमारे लीगल सेक्टर के अंदर में वर्क करते हैं, उनको यहाँ पे कहा गया है कि आप लोग पार्टिसिपेट कीजिए जिससे कि वोटर्स का जो एनरोलमेंट है, वोटर्स अपना अपील है उसको फाइल है वो कर सके। तो स्टूडेंट्स आपके लिए जो बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे क्या रेज होता है, लीगल एड एंड एडवाइस के बारे में जो आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर में उसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। आर्टिकल 39A है, आर्टिकल 39A है वो किसके पर्सपेक्टिव से है कि आप देखिए कि यहाँ पे जस्टिस कॉन्सेप्ट के अंदर में इक्वलिटी ऑफ जस्टिस को अगर हमें इंश्योर करना है तो फ्री लीगल एड है उसको प्रोवाइड करना होगा जो पुअर पर्सन्स हैं, जो वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटीज हैं उनको। और इसी आर्टिकल 39A को जो इंक्लूड किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू हमारा डीपीएसपी का जो पार्ट है वहाँ पे। अब आप देखिए कि ये तो लीगल एड के बारे में हुआ कि लीगल एड है वो यहाँ पे प्रोवाइड करना होगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें लीगल सर्विस अथॉरिटी है, वो भी एग्जिस्टेंस में आई हैं कि लीगल सर्विस अथॉरिटीज 1987 का वो एक्ट है जिसके थ्रू लोक अदालत है, परमानेंट लोक अदालत है, वो कॉन्स्टिट्यूट होती हैं और एडीआर प्रोसेस के थ्रू जो अल्टरनेटिव वे के अंदर में केसेज हैं उनका डिस्पोजल है वो किया जा सकता है। कोर्ट का ऑब्जर्वेशन ये भी है कि एसआईआर का जो ड्राइव जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने कैरी आउट किया है, कहाँ पे, बिहार के अंदर में, और अब पैन इंडिया इसको कैरी आउट करना है तो उसके अंदर में जो एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे गेन होगा कि बिहार के अंदर में जो कमियां रही उनको पैन इंडिया के अंदर में इम्प्लीमेंट किया जाए या उनको इम्प्रूव है वो किया जाए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स लिटरेचर का जो नोबेल प्राइज है उसके बारे में है। अब देखिए कि हंगेरियन जो ऑथर हैं, हंगरी नाम का जो कंट्री है उसके ऑथर हैं लेस्लो प्रोस लास्लो कृष्णा होरकाई इनका नेम है। तो आप देखिए कि इनका एक बेसिकली राइटिंग प्रोसेस है कि जब सब कुछ जब यहाँ पे एंड के करीब रहेगा तो उस समय में आप देखिए कि रिअफर्म करते हैं इनकी राइटिंग के अंदर में पावर ऑफ आर्ट को। अपोकलिप्टिक जो टेरर का जो सिचुएशन है उस दौरान में जो पावर ऑफ आर्ट को इनका राइटिंग है वो अफर्म करता है, उसी के पर्सपेक्टिव से इनको दिया गया। अपोकलिप्टिक जो वर्ड है उसका मीनिंग है कि जब सर्वनाशकारी, जब कंप्लीट एंड का सिचुएशन है, कि कंप्लीट सिविलाइजेशन का जब डैमेज का सिचुएशन। इसके अलावा आप देखिए कि इनका जो राइटिंग्स हैं जो 80s के समय में काफ़ी सेंसेशनल जो क्रिएट हुआ था उस दौरान में इनके द्वारा जो सोशल अनरेस्ट है उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन है वो किया गया। अब आपको यहाँ पे नोबेल प्राइज का जो लिटरेचर कैटेगरी है उसमें दिया गया है, तो आपको एक जानकारी ये भी होना चाहिए क्या किसी इंडियन पर्सन को भी लिटरेचर के अंदर में नोबेल प्राइज है वो मिला है। रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं हमारे 1913 के समय में। रविंद्रनाथ टैगोर साहब फर्स्ट इंडियन पर्सन हैं जिनको कि नोबेल प्राइज है वो मिला था लिटरेचर का कैटेगरी के अंदर में। और ये कब मिला था? 1913 में। किसके रिगार्डिंग में? उनका जो राइटिंग है गीतांजलि, उनका जो राइटिंग है गीतांजलि उसकी पर्सपेक्टिव से। फर्स्ट इंडियन जिनको कि ये जो प्राइज है वो मिला था वो रविंद्रनाथ टैगोर साहब हैं। फर्स्ट जो साइंटिस्ट हैं वो सीवी रमन है, 1930 में रमन इफेक्ट की वजह से मिला था। रविंद्रनाथ टैगोर फर्स्ट एशियन पर्सन भी हैं और फर्स्ट नॉन यूरोपियन पर्सन भी हैं कि जिनको ये प्राइज है लिटरेचर का वो अनाउंस किया गया। आने वाले समय के अंदर में दो कैटेगरी का जो नोबेल प्राइज है वो और अनाउंस होंगे, एक तो पीस का अनाउंस होगा और एक जो प्राइज है वो अनाउंस होगा इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर में। जो इकोनॉमिक का जो नोबेल प्राइज है उसको बाद में इंक्लूड है वो किया गया था नोबेल अवार्ड्स के अंदर में। और इससे पहले हमने मेडिसिन का रीड किया है कि हमारा जो ऑटो इम्यून सिस्टम वो किस तरीके से वर्क को कैरी आउट करता है। मेडिसिन के अलावा हमने स्टूडेंट्स जो फिजिक्स है उसके बारे में रीड किया कि फिजिक्स के अंदर में बेसिकली आप देखिए कि हमारा जो क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट है वो कैसे वर्क करता है, क्वांटम मैकेनिक्स का वो पार्ट है। और मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है जो केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से था, उसका भी जो अवार्ड है वो अनाउंस हुआ था, कल हमने उसके बारे में रीड किया। कैश भी यहाँ पे अनाउंस होता है, कैश प्राइज भी दिया जाता है। यस स्टूडेंट्स, कैश प्राइज भी इंक्लूडेड होता है नोबेल अवार्ड के अंदर में। नेक्स्ट हम बात करें तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया के पर्सपेक्टिव से है। अब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बारे में क्या यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है, हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के विजिट के लिए गए हैं और डिफेंस मिनिस्टर ने वहाँ पे डिस्कशन ये किया है कि जो नया पॉसिबिलिटी है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का, जो नया पॉसिबिलिटी है जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन का, उसको हम कैरी आउट है वो कर सकते हैं मिलिट्री हार्डवेयर के अंदर में। तो आप देखिए कि जॉइंट डिफेंस प्रोडक्शन उसको एक नया पॉसिबिलिटी है वो यहाँ पे बताया गया। तो फर्स्ट ऑफ इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के रिलेशन के बारे में हम रीड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि हमारे इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के जो रिलेशन है स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से सेटअप है वो हुआ करते थे। 2020 के समय में 2020 के समय में स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप को हमने एलिवेट किया कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से, कम्प्रीहेंसिव स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप के रूप से। तो रैपिड ग्रोथ हमारे डिफेंस एरियाज के अंदर में बहुत कंट्रीज का आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि आप देखिए कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ में मिलिट्री प्रेजेंस को इस तरीके, मिलिट्री जो कोऑपरेशन है उसको इस तरीके से भी कैरी आउट करना चाहता है कि साउथ ईस्ट एशिया के अंदर में ऑस्ट्रेलिया का मिलिट्री प्रेजेंस है और मोर कोऑपरेशन के थ्रू हम यहाँ पे जो इंडियन ओशियन है और जो पैसिफिक ओशियन है उसके बीच में एक ब्रिज है उसको क्रिएट कर सकेंगे। हमारा जो मेरीटाइम एम्बिशन है नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप से सेटअप होना, उसको ये अचीव करने के अंदर हेल्प है वो यहाँ पे प्रोवाइड करेगा।
नेक्स्ट आप देखिए कि चाइना का जो असर्टिवनेस है, चाइना का असर्टिवनेस है जिस तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर में या अदर जो मेरीटाइम एरियाज हैं वहाँ पे, तो चाइना का जो असर्टिवनेस है उसको बोथ कंट्रीज के द्वारा आप देखिए कि कंडेम किया जाता है। तो इंडिया के लिए एक लाइक माइंडेड कंट्री या सेम ग्राउंड के ऊपर में आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे सिचुएटेड है। सेकंड आप देखिए कि डिफेंस कोऑपरेशन के अंदर में 2+2 जो मिनिस्टेरियल डायलॉग हुआ करता है उसको भी हमने इनिशिएट किया था 2021 के समय में। और म्यूचुअल लॉजिस्टिक जो सपोर्ट एग्रीमेंट है कि एक्सरसाइज के दौरान में लॉजिस्टिक का एक्सचेंज किया जाएगा, तो म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट वो भी यहाँ पे साइन हुआ है ऑस्ट्रेलिया के साथ में। एयर टू एयर रिफिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको आप देखिए कि यहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर के द्वारा कैरी आउट देखा गया है। एयर टू एयर जो रिफिलिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारा एग्रीमेंट पहले ही साइन है, वो हो चुका है। जो ऑस्ट्रेलिया जो है वो ऑलरेडी आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्रीज या अमेरिकन जो नेशन है उसके ऊपर में डिपेंड करता है डिफेंस कोऑपरेशंस के रिगार्डिंग में। और इंडिया का इस तरीके से कोऑपरेशन को करना एक नया पॉसिबिलिटी है, उसको ये क्रिएट है वो करता है। डिफेंस सेक्टर के अंदर में जो हमारे जो प्रेजेंट समय में जो एरिया ऑफ कोऑपरेशन है, चाहे वो डिफेंस इंडस्ट्री के अंदर में हम आने वाले समय में कोऑपरेशन को कर सकेंगे। जो साइबर डिफेंस है उसमें हम कोऑपरेशन करें, मेरीटाइम के अंदर में कोऑपरेशन करें और रीजनल जो चैलेंजेस हैं उनको भी बोथ कंट्रीज यहाँ पे टैकल हैं वो करें। तो डिफेंस एग्रीमेंट्स के ही साइन के बारे में यहाँ पे डिस्कशन किया गया ऑस्ट्रेलिया के साथ में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स यहाँ पे अब देखिए कि ऑस्ट्रेलिया के बाद में जो न्यूज़ है वो है अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से। अफगानिस्तान के जो मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर हैं या वहाँ के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। इंडिया ने उनको ऑफिशियली वेलकम है वो किया है हमारे जो ब्यूरोक्रेट पर्सन है, जो फॉरेन सर्विस के पर्सन हैं उनके द्वारा। तो स्टूडेंट्स आप देखिए कि हमारा जो नेशन है वो तालिबान को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज है वो नहीं करता है। 2021 के समय तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया था, बट ऑफिशियली हम अभी तक रिकॉग्नाइज हैं वो नहीं करते हैं। इंडिया का स्टैंड यहाँ पे क्लियर है कि अफगान का जो सोइल है, अफगानिस्तान का जो सोइल है वो किसी भी तरीके से किसी इंसर्जेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज है वो नहीं होना चाहिए। ये जो सोइल है वो कम्प्लीटली एक कोऑपरेटिव एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट के लिए यहाँ पे क्रिएट हो। जो पर्सन आए हैं उनके ऊपर में बैन भी है, तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल उनको अलाउ करता है, उसी के बाद में वो अपना ट्रैवल को कैरी आउट कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इनको जो अर्लियर फेज के अंदर में अलाउ नहीं किया था तो ये सितंबर में नहीं आ सके थे। अभी आप देखिए कि उनका जो रिजोल्यूशन नंबर 1988 है उसके थ्रू अलाउ किया गया है, तो इंडिया के ट्रैवल के लिए आए हैं। अफगानिस्तान इंडिया को किस तरीके से देखता है, एक फ्रेंड के रूप से देखा जाता है अफगानिस्तान के द्वारा। और रीजनल आप देखिए कि रीजनल इकोनॉमिक पावर के रूप से भी देखा जाता है। इंडिया कंटिन्यूस एंडोर्सर रहा है अफगानिस्तान का। जब वहाँ पे जब आप देखिए कि जो अशरफ गनी या हामिद करजई का जो गवर्नमेंट है वो हुआ करता था, इंडिया ने काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं वो भी चलाए हैं। तो आने वाले समय में हो सकता है कि मोर कोऑपरेशन यहाँ पे हो। जिस तरीके से पाकिस्तान के द्वारा सऊदी अरेबिया से जो अपने डिफेंस कोऑपरेशंस को स्ट्रेंथन किया गया है, तो इंडिया अपना जो न्यू पॉसिबिलिटी है कि जो डिफेंस एग्रीमेंट है वो करे, सॉरी डिफेंस एग्रीमेंट नहीं, जो मोर कोऑपरेशन एग्रीमेंट है वो करे अफगानिस्तान के साथ में। तो स्टूडेंट्स ये अफगानिस्तान के पर्सपेक्टिव से था। आने वाले समय में हमारे जो एनएसए हैं उनसे भी डिस्कशन हो सकता है। ये जो पर्सन है अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, उस समय कल्चर मिनिस्टर हुआ करते थे जब IC-814 का इंसिडेंट हुआ था। और हमारे जो एनएसए हैं जो कि हाईएस्ट ब्यूरोक्रेटिक पर्सन थे जो विजिट के लिए गए थे, उस दौरान में हमारे इंडियन पर्सनस को वहाँ से रिलीज करवाने के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, नवरात्रि जो कि गुजरात के अंदर में सेलिब्रेट किया जाता है, उस समय उस फेस्टिवल के दौरान में क्लैश हुआ था। क्लैश के अंदर में आप देखिए कि जो पर्सन्स जिन्हें क्राइम कमिट किया तो उनको यहाँ पे प्रॉपर्टी को डैमेज है वो किया गया है, प्रॉपर्टी को आइडेंटिफाई किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस गया था बुलडोजर जस्टिस के रिगार्डिंग में। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि इस तरीके से जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल वे के अंदर में किसी भी पर्सन का जो प्रॉपर्टी है उसको आप डिमोलिश नहीं कर सकते हो विदाउट द ड्यू प्रोसेस के थ्रू में। और हमारी लोकल अथॉरिटीज, अब देखिए कोई भी पर्सन किसी क्राइम के अंदर कमिट होता है जो सोशल मीडिया के ऊपर में काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होता है या कम्युनल वे के अंदर में भी कोई वायलेंस है, तो उस दौरान में बेसिकली आपको मिलेगा कि जो बुलडोजर जस्टिस है, इंस्टेंट जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है और ड्यू प्रोसेस को नेग्लिजेंस है वो कर दिया जाता है।
हर एक पर्सन को राइट टू शेल्टर है आर्टिकल 21 के थ्रू। किसी पर्सन ने क्राइम कमिट किया है तो उसको पनिशमेंट दिया जाए, बट आप देखिए कि जो हाउस है वो कंप्लीट फैमिली का पार्ट हुआ करता है। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आर्टिकल 21 के थ्रू इसको ऑब्जर्व भी किया था जब सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन है वो फाइल हुआ था। नेक्स्ट अगर हम बात करें आईपीएस ऑफिसर के बारे में है जिन्होंने सुसाइड कमिट किया है हरियाणा के, वहाँ पे सिस्टमेटिक जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको शो किया है कि कंटिन्यूस डिस्क्रिमिनेशन अपने जो कलीग पर्सन्स हैं उनके थ्रू भी उनको फेस हुआ है, जो सीनियर पर्सन्स हैं उनके थ्रू भी उनको फेस हुआ है। तो बेसिकली आप देखिए कि उनके सुसाइड जो उसके अंदर में लिखा गया है आईपीएस का जो सर्विस है वन ऑफ द चैलेंजिंग सर्विस है। आईपीएस का जो सर्विस है वो चैलेंजिंग सर्विस है, बट आप देखिए कि चैलेंजिंग है तो उसके साथ में यहाँ पे जो पावर है वो भी इसका पार्ट है, बोथ हैं। चैलेंज भी हैं तो अपॉर्चुनिटी भी है। अब बेटर जो नेम है, बेटर जो वर्क है उसको भी कैरी आउट है वो कर सकते हो। तो ये बेसिकली सिस्टमेटिक जो डिस्क्रिमिनेशंस के जो एलिगेशंस हैं उसके बारे में हमने यहाँ पे देखा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, आप देखिए कि वाइल्ड लाइफ का जो एरिया है पहले स्टेट लिस्ट के अंदर में हुआ करता था। 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इसको कंकरेंट लिस्ट के अंदर में ऐड किया गया। केरल गवर्नमेंट के द्वारा, केरल का गवर्नमेंट के द्वारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को अमेंड करते हुए एक नया लॉ है वो लाया गया है। अब नया जो लॉ लाया गया है उसका अल्टीमेट एम क्या है कि यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का जिस तरीके से ऑब्जेक्शन हुआ करता है या उनसे जिस तरीके से आप देखिए कि हर एक थिंग्स के रिगार्डिंग में अप्रूवल किया जाता है, तो उनके पर्सपेक्टिव से जो कानून है वो लाया गया। सेंट्रल स्टेट डिस्प्यूट को ये क्रिएट कर सकता है, जो सेंट्रल स्टेट कन्फ्लिक्ट है उसको क्रिएट कर। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये लो है वो किसके रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि काफ़ी बार एनिमल्स को जो वर्मिन क्रिएट किया जाता है कि उनकी वो एक थ्रेट को क्रिएट करते हैं यहाँ पे, तो उस दौरान में काफ़ी बार परमिशन का रिक्वायरमेंट हुआ करता है सेंट्रल गवर्नमेंट का कि उसको एलिमिनेट करना है उसके पर्सपेक्टिव से। तो स्टेट गवर्नमेंट का है कि वो अपना ऑटोनॉमी है उसको यहाँ पे कैरी आउट करें। इसके अलावा स्टूडेंट्स जो ह्यूमन सेटलमेंट जो कि वाइल्ड एरिया के अंदर में क्रिएट हुए हैं उसके पर्सपेक्टिव से भी है यहाँ पे। तो सेंट्रल स्टेट का कन्फ्लिक्ट है वो नहीं होना चाहिए, जो भी एरियाज हैं उनको काफ़ी कोऑपरेटिव मैनर के अंदर में डील करने का ज़रूरत है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो फायर क्रैकर का जो इंडस्ट्री है उसके बारे में यहाँ पे मेंशन है कि फायर क्रैकर का जो मेजरली इंडस्ट्री है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, वो तमिलनाडु के अंदर में है। अभी जो इंसिडेंट सामने आया है वो कहाँ पे आया है, आंध्र प्रदेश के अंदर में। और आंध्र प्रदेश के उस एरिया के अंदर में आया है जो कि गोदावरी बेसिन का पार्ट है, जहाँ पे ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन है वो भी किया जाता है। तो स्टूडेंट जो ऑयल एंड गैस का एक्सप्लोरेशन भी है उस एरिया के अंदर में, तो काफ़ी केयरफुली मैनर के अंदर में हमें उसे डील करने का ज़रूरत है। पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन है, पेट्रोलियम एक्सप्लोजिव सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि कब सेटअप हुआ था 1896 के समय। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, नागपुर के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आप देखिए कि डील किया जाता है फायर क्रैकर इंडस्ट्री को जो लाइसेंस दिया जाता है उसके बारे में। काफ़ी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को इम्प्लीमेंट करना चाहिए, सेफ्टी को इंश्योर करना चाहिए, ऐसा जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी रिगार्डिंग में। इलेक्टोरल फॉर्म के बारे में है बेसिकली यहाँ पे बताया गया कि हमारे कंट्री के अंदर में जो एसआईआर का ड्राइव हुआ बिहार के अंदर में स्पेशली, तो इलेक्टोरल फॉर्म्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा न्यूज के अंदर में है। यहाँ पे एसआईआर का ड्राइव है वो कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन जो 21 है, सेक्शन 21 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का। वो इलेक्शन कमीशन को पावर देता है कि उनके द्वारा यहाँ पे जो इलेक्टोरल रोल है उसको अपग्रेड किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन को पावर ग्रांट होता है, इलेक्टोरल जो रोल है उसको अपग्रेड उनके द्वारा किया जा सकता है। वेरियस फॉर्म्स हैं जो मेंशन है जिनको कि इलेक्शन रूल्स के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अंदर में भी 1960 के जो प्रोसेस है उसमें भी मेंशन किया गया। और इलेक्टोरल रोल को समय समय पे अपग्रेड करने का तो ज़रूरत है, यहाँ पे इलेक्शन कमीशन का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स हुआ करते हैं तो उसी के अंदर में बताया गया कि कैसे तमिलनाडु के अंदर में जो डोमिनेंट जो कंपनीज हैं, जो जोमेटो हैं, जो स्विगी हैं, तो बेसिकली स्टूडेंट्स जो एक लोकल कंपनी का इमरजेंस हुआ है क्योंकि जो डोमिनेंट प्लेयर्स हैं उनके द्वारा मोर जो आप देखिए कि मोर परसेंटेज है उसको किसी भी ऑर्डर के अंदर में लिया जाता होगा। तो ये एक लोकल कंपनी के ग्रोइंग सिचुएशन को यहाँ पे मेंशन किया गया। जो भी डोमिनेंट कंपनी हुआ करती हैं एक बार मार्केट के अंदर में उनका जो प्रेजेंस एस्टेब्लिश होने के बाद में मोनोपोली है उसको कैरी आउट करते हैं। एक ये प्रैक्टिस हुआ करता है बिजनेस जो कोऑपरेटिव वर्क्स हैं उसके रिगार्डिंग में।
नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जम्मू एंड कश्मीर के पर्सपेक्टिव से है, उसका सिक्योरिटी सिचुएशन को कैरी आउट किया जाएगा मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा। पहलगाम टेरर अटैक के बाद में जिस तरीके से सिक्योरिटी फोर्सेज ने वहाँ पे सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया, उसको भी प्रेज किया गया है। नेक्स्ट आप देखिए कि लेह के अंदर में जो लद्दाख का एरिया है, वहाँ पे भी जो पीस टॉक्स हैं वो कैरी आउट हुए हैं, जो नॉर्मलाइजेशन है वो रिस्टोरेशन सिचुएशन के अंदर में है। तो स्टूडेंट, जुडिशियल जो ऑफिशियल्स हैं वो भी 7 ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस के ऊपर में डिस्ट्रिक्ट जज हैं उसके रिगार्डिंग में अपना वर्क को कैरी आउट कर सकते हैं। आने वाले समय का जो पॉसिबिलिटी एंड अपॉर्चुनिटी है उसको यहाँ पे ऑब्जर्व किया है जुडिशियल ऑफिशियल्स के रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट ने। डिस्ट्रिक्ट जज के बारे में किस आर्टिकल के अंदर में मेंशन है कि आर्टिकल 233 के अंदर में मेंशन है डिस्ट्रिक्ट जज के पर्सपेक्टिव से। ये आपका होमवर्क है कमेंट सेक्शन के अंदर में बताना। स्टोरी टेलिंग का जो कॉन्सेप्ट है हमारी कंट्री में एग्जिस्ट करता है अर्लियर फेज से ही, कि आप देखिए कि दादी है, नानी है, जो बच्चों को पैम्परिंग करते हैं, बच्चों को जो कहानियाँ सुनाते हैं बचपन के समय में। स्टोरी टेलिंग का एक कंटेस्ट है यहाँ पे ऑर्गेनाइज होने वाला है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हो तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसका जो कंडीशंस है उनको एक बार रीड कर लेना। ये तो बेसिकली एक एक यहाँ पे इवेंट होने वाला है उसके बारे में था। नेक्स्ट आप देखिए कि जो सरोगेसी है उसके ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट के बारे में है, रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी, उसके रिगार्डिंग में सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक पिटीशन फाइल हुआ कि सरोगेसी का जो एज का जो क्राइटेरिया है उसके पर्सपेक्टिव से रेट्रोस्पेक्टिव वे के अंदर में एज लिमिट है वो यहाँ पे जो रिप्रोडक्टिव ऑटोनॉमी है उसको वायलेट करता है। सर क्या हमारे कंट्री के अंदर में कॉमर्शियल सरोगेसी अलाउ है, कॉमर्शियल नहीं अलाउ है। एल्ट्रिस्टिक सरोगेसी है उसको अलाउ किया गया है कि किसी पर्सन का जो नॉन पर्सन है वही यहाँ पे वन टाइम आप देखिए कि सरोगेट मदर के रूप से कैरी आउट है वो कर सकते। क्या उनको कोई फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा? फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं अलाउ है। फाइनेंशियल सपोर्ट हुआ तो आप देखिए वो कॉमर्शियल सरोगेसी का ही पार्ट हुआ। यहाँ पे जो प्रोवाइड करना होगा वो उनको देना होगा, बेसिकली उनका मेडिकल केयर है, उनका हेल्थ केयर है, वो कर सकते। हमारे कंट्री के द्वारा जो कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है उसके आप देखिए कि फ्रेमवर्क के थ्रू जो रेड लिस्ट का सर्वे है वो कैरी आउट किया जाएगा। रेड लिस्ट के सर्वे के अंदर में हमारा टारगेट है वो क्या रहेगा, 11,000 के आसपास जो स्पीसीज हैं, चाहे वो प्लांट स्पीसीज हों चाहे एनिमल स्पीसीज हों, जो एंडेंजर्ड सिचुएशन में है, एक्सटिंक्ट सिचुएशन के अंदर में है, उनका यहाँ पे असेसमेंट है वो रहेगा। उनका असेसमेंट है वो रहेगा। तो बेसिकली आप देखिए कि कन्वेंशन फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के फ्रेमवर्क के अंडर में है। 10 अक्टूबर का जो डे है उसको हम मेंटल हेल्थ डे के रूप से ऑब्जर्व करते हैं। तो मेंटल हेल्थ डे के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया। मेंटल हेल्थ डे की अगर हम यहाँ पे अब देखिए कि थीम के बारे में देखें, इस जो ईयर है वो इसको ऑब्जर्व किया जाएगा। तो इसका जो थीम है वो यही है, कैटेस्ट्रोफिक जो इमरजेंसी है उस समय भी हमें मेंटल हेल्थ को इंश्योर करना है। 13% के आसपास WHO का एस्टिमेशन है पॉपुलेशन जो है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज से आप देखिए कि सफरिंग सिचुएशन के अंदर में है। इंडिया के अंदर में इसको प्रायोरिटी बेसिस पे कंसिडर किया जाता है। अभी प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर में नहीं है, बट आने वाले समय के अंदर में ज़रूरत पड़ेगा। जिस तरीके से टू मच डिजिटल जो लोगों का डिपेंडेंस से इंक्रीज हुआ है, तो आप देखिए कि ये मेंटल सिचुएशन है उसको इम्पैक्ट करता है। जिनका टू मच स्क्रीन टाइमिंग हुआ करता है, मोर देन 10 आवर, मोर देन 20 तो मोर हुआ, 15 या 10 आवर के आसपास जिनका स्क्रीन टाइमिंग हुआ करता है, उनकी पर्सपेक्टिव से कि ओवर द ईयर्स ओवर द टाइम ये आप देखिए कि इम्पैक्ट है वो करता है। यूरोपियन जो यूनियन के जो चीफ हैं उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया गया था, बट समहाउ उन्होंने अपना जो सर्वाइव है वो उसको किया है नो कॉन्फिडेंस मोशन को। यूरोपियन पार्लियामेंट जो है, यूरोपियन यूनियन का जो पार्लियामेंट है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रसेल्स के अंदर में उनका हेडक्वार्टर है। ब्रसेल्स में उनका हेडक्वार्टर है जो बेल्जियम का कैपिटल एरिया है। फ्रांस के अंदर में नए जो पीएम है वो आ सकते हैं अब आने वाले समय के अंदर में। अभी जो कयोस का सिचुएशन हुआ उसको मेंशन किया गया। मडागास्कर जो है, मडागास्कर जो है वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ है। और एंटी ड्रोन जो मेजर्स है वो कैरी आउट करेगा ताइवान। चाइना के द्वारा जो ड्रोन से उनके ऊपर में अटैक ना किया जाए, तो ताइवान के बारे में था। और इजराइल हमास डील एंड नोबल का जो लिटरेचर प्राइज है ऑलरेडी हम इसको रीड कर चुके हैं। तो द स्टूडेंट, दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द टुडेज न्यूज़पेपर। आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।